हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू क्रिटिसिज्म। इससे पहले हमने कॉमन सेंस और एक्सप्रेसिव रियलिज्म और उससे पहले हमने आइडियोलॉजी बाय पेल्सी की बात की थी। अच्छा, ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये वो पहला स्कूल ऑफ थॉट था जिसने एक्सप्रेसिव रियलिज्म को चैलेंज किया था। इन्होंने बड़ा क्लियरली उसे रिजेक्ट कर दिया था कि जो ऑथर या राइटर है वो सोर्स ऑफ मीनिंग नहीं हो सकता। एक्सप्रेसिव रियलिज्म इसे ही कहते हैं कि ऑथर इज़ द सोर्स ऑफ मीनिंग। क्योंकि उस टाइम पे ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी उस टाइम पे कि टेक्स्ट को छोड़ के जो राइटर है, जो ऑथर है, उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा देखा जाता था। क्योंकि ये माना जाता था कि जो ऑथर है या पोइट है वो सोर्स ऑफ मीनिंग है। तो वो क्या करते थे, ऑथर्स के लेटर, डायरीज, एसेज, उसकी बायोग्राफीज, उसकी ऑटोबायोग्राफीज, जो बाकी हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उनको देखते थे रेदर देन टेक्स्ट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेसिव रियलिज्म है वो राइटर की बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे रादर देन टेक्स्ट। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म थे, यानी ये जो स्कूल ऑफ थॉट थी, ये जो कंसेप्शन थी, ये जो थ्योरी थी, इसने टोटली रिजेक्ट कर दिया था एक्सप्रेसिव रियलिज्म को। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटेंशनल फैलेसी की। ये जो न्यू क्रिटिक्स थे, इन्होंने कहा था कि जो राइटर है उसकी इंटेंशंस या उसकी जो बायोग्राफी है उसको हम इंटरप्रेट नहीं करते, वो इतना डिज़ायरेबल है ना वो पॉसिबल है। उनके अकॉर्डिंग जो राइटर की इंटेंशंस हैं उनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस अटेम्प्ट को उन्होंने इंटेंशनल फैलिसी कहा था कि जो राइटर है वो सोर्स ऑफ मीनिंग होगा। उसके बाद अफेक्टिव फैलेसी, न्यू क्रिटिक्स ने ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया था कि जो रीडर है वो भी सोर्स ऑफ मीनिंग हो सकता है। यानी उन्होंने राइटर एज अ सोर्स ऑफ मीनिंग और रीडर एज अ सोर्स ऑफ मीनिंग इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो रीडर है उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अपने इमोशंस हैं, उसका अपना लाइफस्टाइल है। तो जब वो इंटरप्रेट करेगा किसी टेक्स्ट को तो उसमें रिलेटिविज्म आ जाएगी, क्योंकि वो रिलेट करेगा, इम्प्रेशनिज्म आ जाएगा। तो इसको उन्होंने कहा था अफेक्टिव फैलेसी, वो उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म की। अब न्यू क्रिटिक्स ने उन दोनों थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। तो उनकी अपनी थ्योरी क्या थी? वो ये थी कि ना रीडर सोर्स ऑफ मीनिंग है, ना राइटर सोर्स ऑफ मीनिंग है, बल्कि जो टेक्स्ट है बजाते खुद वो सोर्स ऑफ मीनिंग है। यानी टेक्स्ट को फोकस ऑफ एनालिसिस होना चाहिए टेक्स्ट पे हमारा। वो कहता है रीडर राइटर जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, एज इट इज़ ही रहेगा। तो उनका ख्याल था कि जो टेक्स्ट खुद है वो सोर्स ऑफ मीनिंग है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोज रीडिंग, न्यू क्रिटिसिज्म की ये रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें जो टेक्स्ट है उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, उसको क्लोजली रीड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सही वाली इंटरप्रिटेशंस होंगी वो हमें टेक्स्ट या लैंग्वेज खुद देगी। उसके बाद आ जाता है फॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट एज सोर्स ऑफ मीनिंग। जो फॉर्मल एलिमेंट्स हैं टेक्स्ट के, लाइक इमेजेस, सिंबल्स, मेटाफर्स, राइम, मीटर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग, कैरेक्टराइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके मीनिंग को रिवील करती हैं। उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटरेरी एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। न्यू क्रिटिक्स अब ये कहते थे कि जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो साइंटिफिक लैंग्वेज या एवरीडे लैंग्वेज से डिफरेंट है। अब ये जो साइंटिफिक लैंग्वेज है या एवरीडे लैंग्वेज है, इसमें जो वर्ड फादर है मेल पेरेंट की एज अ मेल पेरेंट यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जो लिटरेरी लैंग्वेज है उसमें हम कॉनोटेशंस यूज़ कर लेते हैं, एसोसिएशंस, इम्प्लीकेशंस, सजेशंस या अदर ये जो लिंग्विस्टिक्स एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये जो लिटरेरी लैंग्वेज है ये साइंटिफिक लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट इन लिटरेरी एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जो लिटरेरी लैंग्वेज है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी फॉर्म और कंटेंट में। यानी जो फॉर्म है वो वर्ड है और जो कंटेंट है वो उसका मीनिंग है, यानी वो उस वर्ड को मीनिंग देती है। वो कहते हैं कि जो फॉर्म एंड कंटेंट है वो लिटरेरी वर्क में इकट्ठे डेवलप होते हैं, यानी फॉर्म और वर्ब का कनेक्शन है लिटरेरी लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं है। उसके बाद ऑर्गेनिक यूनिटी। वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक यूनिटी है ये पार्ट्स को उसके होल के साथ मिलाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ कि अब कोई भी हमारा वर्क है, अगर उसके जो पार्ट्स हैं उसका एज अ होल उसके साथ कनेक्शन है तो इसे ऑर्गेनिक यूनिटी कहेंगे, अदरवाइज उसमें ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं होगी। तो ये बिलीव के जो मतलब लिटरेरी वर्क है उसके पार्ट्स उसके होल के साथ उसका यानी ओवरऑल मीनिंग के साथ मैच कर रहे हैं तो इसे ऑर्गेनिक यूनिटी होगी। ये एक सिंगल बेस्ट कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगी। अब ये सारे थे न्यू क्रिटिसिज्म, उनकी थ्योरीज या उन्होंने जो रिजेक्ट किए थे। अब हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म।
न्यू क्रिटिसिज्म के क्या ड्रॉबैक्स हैं जो बेल्सी ने लिखे हैं? उसमें सबसे पहले मीनिंग इज़ ट्रांजिटिव। इनकी ये थ्योरी थी ना कि जो मीनिंग है, जो टेक्स्ट इटसेल्फ है, वो सोर्स ऑफ मीनिंग है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है वो मीनिंग ट्रांजिटिव है। यानी जो ट्रांजिटिविटी किसे कहते हैं? चेंजिंग को कहते हैं ना। तो जो लैंग्वेज है वो सबसे बड़ी ट्रांजिटिव है। अब आप एग्जांपल ले लें ओल्ड इंग्लिश और न्यू इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो अब चेंज हो चुके हैं। तो न्यू क्रिटिक्स ने इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि जो लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है। इसमें हमेशा प्रोसेस ऑफ चेंज रहता है। तो अगर मीनिंग जो है वो टेक्स्ट के अंदर है, तो टेक्स्ट जो है वो तो चेंज होती रहती है। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि जो सोर्स ऑफ मीनिंग है वो टेक्स्ट ही होगा। उसके बाद सिमेंटिक सिस्टम, हर लैंग्वेज का अपना एक सिमेंटिक सिस्टम है और जो सिमेंटिक सिस्टम है हमेशा प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में रहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि जो टेक्स्ट है वो कभी भी परमानेंट ये मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं बन सकती। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर ओरिजिन ऑफ मीनिंग। अब यहाँ पे बेल्स ये कहती हैं कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो इस बात में फेल हो गया है कि वो डिफाइन कर सके कि प्रॉपर ओरिजिन ऑफ मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर टेक्स्ट है, उन्होंने तो यही थ्योरी दी थी ना कि टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट तो चेंज होता रहता है। तो इस बात में फेल हो चुके हैं कि वो डिफाइन कर सकें प्रॉपर ओरिजिन ऑफ मीनिंग। फिर वो बताती हैं वीकनेस ऑफ थेरी, सॉरी फिर वो बताती हैं वीकनेस ऑफ द थेरी। यहाँ पे जो बेसिक जो वीकनेस है इस थ्योरी में वो यही है कि उन्होंने ये बोला है कि टेक्स्ट जो है वो सोर्स ऑफ मीनिंग है, जबकि जो टेक्स्ट है वो तो चेंज होता रहता है। रियलिटी में जो टेक्स्ट है उसकी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं और उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी होती हैं। तो वो कहती हैं कि जो बेसिकली लैंग्वेज है वो अगर पॉसिबिलिटी ऑफ मीनिंग है, यानी वो हमें प्रोवाइड करती है पॉसिबिलिटी ऑफ मीनिंग, लेकिन जो लैंग्वेज है वो स्टैटिक नहीं है। तो फिर ये प्रोसेस कैसा है? यानी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मीनिंग जो है वो टेक्स्ट के अंदर लाई कर रहा है, तो फिर ये जो थ्योरी है कि जो टेक्स्ट है, जो मीनिंग है वो टेक्स्ट के अंदर लाई कर रहा है, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।